औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 2 ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। उसके जो है वो एग्जांपल्स के बारे में। हमारे पास जो है वो एग्जांपल नंबर 2.1 है, अ कार पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूल। अभी हम देखते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। एन एवरेज कार कंज्यूम्स अबाउट 5 लीटर ऑफ गैसोलीन अ डे। And the capacity of the fuel tank of a car is about 50 लीटर। एक दिन में 5 लीटर का जो है वो पेट्रोल वो कंज्यूम करती है, जबकि जो कार का फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी 50 लीटर है। Therefore, a car needs to be refueled once every 10 day। हर 10 दिन के बाद उसकी रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। Also, the density of gasoline ranges from 0.68 to 0.78 किलोग्राम per liter। Density उसकी given है and its lower heating value is about 44,000 किलोजूल per kg। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गैसोलीन के 1 लीटर को 1 किलोग्राम को अगर हम जो है वो बर्न करें, इसका जो आपके पास एनर्जी है इससे वो आपके पास 44,000 किलो जूल जो है वो अचीव होती है। Suppose all the problem associated with the radioactive and waste disposal of the nuclear fuel are resolved and car is powered by U-35। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि आपको पता है कि आपकी जो यूरेनियम है उसको अगर एज अ फ्यूल हम यूज़ करें गाड़ी के अंदर, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होगी, उससे ह्यूमन की सेहत को जो है वो नुकसान हो सकता है। लेकिन वो ये कहता है कि आप सपोज करें कि ये सारे प्रॉब्लम जो कि रेडियो एक्टिविटी के हैं या न्यूक्लियर वेस्ट की डिस्पोजल के हैं, ये सॉल्व हो जाते हैं और हम यूरेनियम 235 से कार को पावर अप करते हैं। इफ अ न्यू कार कम्स equipped with a 0.1 kg of nuclear fuel। कार के अंदर जो है लेट्स सपोज 0.1 kg जो है वो यूरेनियम है। डिटरमिन इफ दिस कार विल एवर नीड रिफ्यूलिंग अंडर एवरेज ड्राइविंग कंडीशन। क्या ये पूरी ज़िंदगी इस फ्यूल को जो है वो सस्टेन करेगी या कार की लाइफ से पहले ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं। सबसे पहले जी हमें डेंसिटी गिवन है, ओके। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका मैस फाइंड करते हैं। आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है। डेंसिटी आपके इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी हमने ली, एवरेज का, क्योंकि 0.68 और 0.78 का एवरेज आप लेंगे ये आप उसकी डेंसिटी ले लेंगे। वॉल्यूम इज 5 लीटर अ डे। जो कि आपको जो है वो गिवन है, ये 5 लीटर एक डे में कंज्यूम करती है। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक दिन के अंदर कितना मैस ऑफ द गैसोलीन कंज्यूम करती है गाड़ी, वो आ जाएगा। देन इससे हम एनर्जी कितनी अचीव करते हैं, हमने ये फाइंड कर ली, दैट इज मैस इनटू हीटिंग वैल्यू। आपके पास मैस 3.75, हीटिंग वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 44,000। ये आपके पास 165,000 किलो जूल एक दिन के अंदर हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कार को ड्राइव करने के लिए। नाउ अभी हमें देखना ये है कि हमें जो 0.1 kg यूरेनियम है, इसको बर्न करके हमें कितनी एनर्जी हासिल होगी। हमारे पास जो सबसे पहले उसका मैस है, इस मैस को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हीटिंग वैल्यू के साथ। ये आपके पास यूरेनियम की हीटिंग कैपेसिटी होती है 6.73 10⁻10 किलो जूल पर kg। ये आपको याद करनी है, ये यूरेनियम की डिफरेंट होती है। जिस तरीके से उसने हमें ये इसकी दी है 44,000 kg पर किलोग्राम, ये गैसोलीन की है। इसी तरीके से आपके डीजल की डिफरेंट होती है, कुछ और फ्यूल है उनकी डिफरेंट होगी। ये आपके पास यूरेनियम की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि आपकी हीटिंग कैपेसिटी होती है। हमें टोटल इतनी एनर्जी हासिल होगी 0.1 kg को
आपकी फिशन उसके ज़रिए। सो अब ये कितने दिन काफ़ी होती है? सो कितने दिनों में ये चल जाएगी? हमें एक दिन में इतनी एनर्जी चाहिए 165,000। हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 6.73 10⁻⁹। अब हम इसको टोटल एनर्जी को डिवाइड करेंगे जितनी हमें एक दिन में चाहिए। आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जितने दिनों तक ये आपके पास 6.73 10⁻⁹ kg एनर्जी जो है वो चल जाएगी। ये आपके पास 40,790 डेज बनते हैं, जो कि ईयर्स में अगर इसको कन्वर्ट करें हम 112 ईयर्स बनते हैं। नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो आप एक कार जो है वो मोस्टली 100 ईयर्स तक जो है वो चला सकते हैं, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। So we can say that 0.1 kg of uranium is enough to utilize for the entire life of the car. So now we move towards the example number 2.2. ये example जो है वो आपकी wind energy से related है। A site evaluated for a wind farm is observed to have steady winds at a speed of 8.5 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक फॉर्म है, वहाँ पे जो एयर है वो 8.5 मीटर पर सेकंड पे जो है वो एयर चल रही है, वहाँ पे जो है वो एयर ब्लो कर रही है। डिटरमिन द विंड एनर्जी। आपने विंड की एनर्जी फाइंड करनी है। अब एयर जो है वो मूव कर रही है, उसकी सर्टेन वेलोसिटी है, ये एनर्जी कौन सी होगी? दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, सबसे पहले आपको ये फाइंड करनी है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला क्या होता है? v²/2। वेलोसिटी का स्क्वायर करें, उसको हाफ करें, आपके पास टोटल एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगी। फॉर अ मास ऑफ 10 kg आप क्या करें? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास 10 kg के लिए जो है वो आ जाएगी 10 × 36.1। ये आ जाएगी आपके पास लास्ट। फॉर अ फ्लो रेट ऑफ 1154 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ द एयर। आपके पास कितना आएगा जी? आप क्या करेंगे? फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एनर्जी कंटेंट के साथ, तो ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी आ जाएगा। आप 1154 जो कि आपका जो है वो एयर का फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास के साथ। ये आपके पास फ्लो रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल नंबर 2.3। एग्जांपल नंबर 2.3 में क्या कहता है हमें? अ कैंडल इज बर्निंग इन अ वेल इंसुलेटेड रूम। ये आपके पास एक रूम है जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है? एक कैंडल जलाई हुई है। टेकिंग द रूम द एयर प्लस द कैंडल एज अ सिस्टम। आपने क्या करना है? पूरे रूम को जिसमें आपकी एयर प्लस कैंडल, इसको आपने एक सिस्टम जो है वो कंसीडर करना है। हमने डिटरमिन क्या करना है? इफ देयर इज एनी हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस। नंबर 2, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें दो चीजें फाइंड करनी है। रूम के अंदर कैंडल जल रही है, हमें पूरे कैंडल को प्लस उसकी एयर को एक सिस्टम कंसीडर करना है। क्या कोई हीट ट्रांसफर होगा? पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि क्योंकि आपकी जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है। बाउंड्री इंसुलेटेड का क्या मतलब है? ना कोई हीट एंटर हो सकती है, ना कोई हीट लीव कर सकती है। हमने क्या स्टडी किया था? अगर कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी बाउंड्री से पास करती है, इन करती है या आउट करती है, उस टाइम पे हीट ट्रांसफर होता है, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि आपकी बाउंड्री इंसुलेटेड है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सेकंड, हमने क्या कहा था कि आपके जो सिस्टम की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो किस वक्त इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इस सिस्टम में जब तक हम आउटर साइड से हीट इन नहीं करते, एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं करते या वर्क की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं करते,
इसकी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। सो अब क्योंकि रूम जो है वो इंसुलेटेड है, बाहर से कोई एनर्जी हीट की फॉर्म में ना वर्क की फॉर्म में अंदर एंटर हो रही है। सो वी विल से दैट कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कैंडल जल रही है, सो उसका टेम्परेचर तो राइज करेगा। बिल्कुल, कैंडल और एयर को हमने एज अ होल एक सिस्टम कंसिडर किया है। सो आपके पास कैंडल की फॉर्म में केमिकल एनर्जी है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू थर्मल एनर्जी। एनर्जी जस्ट कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी जो कि सिस्टम के अंदर है उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सो आपकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। So we have the example number 2.4 which is the heating of a potato in an oven. So आपके पास question ये है, a potato initially at room is being baked in an oven that is maintained at 200 centigrade. Is there any heat transfer during this baking process? So हमने क्या कहा था, heat transfer कब होता है, जब कोई temperature difference मौजूद हो। So potato 25 पे है, oven 200 पे है, so definitely there will be a heat transfer process. Example number 2.5, heating of an oven by work transfer. So a well insulated electric oven is being heated through its heated element. So एक oven है, ओवन के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट है, इससे आप इस ओवन को गर्म कर रहे हैं। If the entire oven including the heating element is taken to be the system, determine whether this heat or work interaction. So आपने क्या करना है, entire oven plus its heating element, इसको आपने एक पूरा सिस्टम कंसीडर करना है। सो आपने ये देखना है कि वहाँ पे वर्क ट्रांसफर हो रहा है या हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो we see what is happening. For this problem, the interior surface of the oven from the system boundary, the energy content of the oven obviously increased during process. क्योंकि हम बाहर से इसको एनर्जी को, आपके जो ओवन का हीटिंग एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, सो उसका एनर्जी कंटेंट इंक्रीज होगा, जो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। This energy transfer to the oven is not caused by temperature difference between the oven and the surrounding. So क्योंकि आपका जो एनर्जी है, टेम्परेचर जो आपका राइज कर रहा है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं है। सो इस वजह से ये आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ये आपका वर्क होगा। वर्क किस तरह, आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपकी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सो ये आपके पास वर्क इंटरेक्शन होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल में वो क्या कहता है, आपने जस्ट ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसको आपने एज अ सिस्टम लेना है। सो उस वक्त क्या होगा, आपके पास जो हीटिंग एलिमेंट है उसका टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन जो आपका बाउंड्री है वो क्या करेगी, सराउंडिंग की, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है, सो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। सो अब वहाँ पे जो है वो हीट ट्रांसफर होगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जो आपकी सिस्टम की एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी हीट ट्रांसफर की वजह से। So now we are moving towards the example number 2.10. So example number 2.10 we have cooling of a hot fluid in a tank. So आपके पास एक टैंक है, a rigid tank contains a hot fluid that is cooled while being stirred by a paddle wheel. इसके अंदर एक आपके पास जो है वो फ्लूइड है, आपने एक पंखा लगाया हुआ है इसमें जो कि इसको स्टीर कर रहा है। इनिशियली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज 800 किलो जूल। आपकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो 800 है।
During the cooling process, the fluid loses 500 kilojoule of heat. यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एनवायरनमेंट में 500 किलोजूल एंड द पेडल व्हील गोज does 100 kilojoule work of the fluid. So आप जो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, so आप वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं 100 किलोजूल, हीट ट्रांसफर हो रहा है 500 किलोजूल. सो जो आपकी फाइनल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या होगी? सो वी हैव द फार्मूला के एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो आपके पास एनर्जी इन कौन सी हो रही है? हम ये वर्क इन कर रहे हैं विच इज 100 माइनस एनर्जी आउट कौन सी हो रही है? हीट ट्रांसफर हो रहा है 500 किलोजूल इज इक्वल टू आपके पास फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी. सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो 400 किलोजूल आ जाएगी. नाउ वी हैव द एग्जांपल नंबर 2.11 acceleration of air by fan. A fan that consumes 20 watts of electric power when operating is claimed to discharge air from a ventilated room at rate of 0.25 kilogram per second. So आपके पास एयर का mass flow rate given है, velocity भी given है जो कि 8 मीटर पर सेकंड है. So आपने रिटर्न में ये करना है क्या ये क्लेम दुरुस्त है. सबसे पहले हमें फैन की पावर का पता है, फिर हमें उसके मैस फ्लो रेट का पता है और वेलोसिटी का पता है. हमें ये कंफर्म करना है क्या इतनी पावर से आपके पास ये वेलोसिटी ये मैस फ्लो रेट और ये वेलोसिटी अचीव हो सकती है. सो हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास फाइनल फॉर्मूला होता है एनर्जी इन रेट ऑफ एनर्जी इन, आपको ई के ऊपर डॉट है, रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट इज इक्वल टू नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम. सो क्योंकि सिस्टम का जो आपके पास एनर्जी चेंज है वो जीरो है, सो आपके पास जो ई इन है वो ई आउट हो जाएगी. अब इनपुट एनर्जी कौन सी है? वो आपके पास ये इलेक्ट्रिकल पावर है विच इज 20 वॉट. आउटपुट एनर्जी वो क्या होगी? दैट इज काइनेटिक एनर्जी. सो वी हैव, हमें काइनेटिक एनर्जी जो कि एनर्जी आउटपुट होती है, एनर्जी का फ्लो रेट किसके इक्वल होता है? मैस फ्लो रेट इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो वी हैव द मैस फ्लो रेट इनटू काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? v स्क्वायर बाय हाफ. सो यहाँ से आप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं विच इज 0.63 मीटर पर सेकेंड. सो उसने हमें ये बताया हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है. सो हम ये कह सकते हैं कि इसने जो क्लेम किया है वो फॉल्स है. इतनी पावर से आप इतनी वेलोसिटी अचीव नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट वी हैव द example number 2.12 heating effect of a fan. A room is initially at outdoor temperature at 25 centigrade. Now a large fan that consumes 200 watt of electricity when running is turned on. The heat transfer rate between the room and outdoor is given as this expression and where U as 6 watt per meter square into centigrade is the overall heat transfer coefficient. So area जो है वो आपका 30 मीटर स्क्वायर है is exposed to the surface area. T, I and T naught are the indoor and outdoor air temperature. Determine the indoor temperature when steady operating condition are established. So आपको T I find करना है indoor temperature. So we have the formula rate of energy in minus rate of energy at output stage is equal to rate of change of energy. So आपके पास in energy जो है वो इक्वल आ जाएगी out energy rate के. अब in क्या है? in आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर है जो कि ये 200 वाट है.
आउट क्या है, आउट उसने हमें ये गिवन दिया हुआ है आपके पास यू ए टी आई माइनस टी नॉट। सो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपली आपके पास जो है वो टी आई विच इज़ दी इनडोर टेम्परेचर जो है उसको आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल ऑफ 2.13 annual cost of lighting of a classroom. The lighting needs of a classroom are met by 30 fluorescent lamp. क्लास के अंदर 30 बल्ब हैं, each consuming 80 watt. So हर एक की पावर जो है वो 80 है। The lights in the classroom are kept for 12 hours a day and 250 days a year. 12 घंटे रोज के बल्ब जलता है और पूरे साल के अंदर 250 डेज जो है वो हम बल्ब जलाते हैं। सो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो 7 सेंट्स है आपकी 1 किलोवाट की। सो साल के अंदर आपकी एनर्जी कितनी कॉस्ट जो है वो कंज्यूम होगी वो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइटनिंग टोटल पावर हमें कितनी चाहिए। सबसे पहले एक लैंप में कितनी पावर हमें चाहिए 80 मल्टीप्लाई बाय टोटल लैंप कितने हैं 30। सो हमें टोटल पावर जो चाहिए वो 2.4 किलोवाट चाहिए। नाउ टोटल आवर्स कितने बनते हैं, एक दिन में 12 बनते हैं, साल के 250 दिन जो है वो चलाना है। सो टोटल हमारे पास 3000 आवर्स बनते हैं। अब एनर्जी हमें कितनी चाहिए पूरे साल के अंदर, आप एक दिन में जो एनर्जी है 2.4 उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल घंटों के साथ। सो आपके पास जो है वो 7200 किलोवाट आवर पर ईयर बनते हैं। अब लाइटिंग कॉस्ट कितनी होगी, एनर्जी मल्टीप्लाई बाय उसकी कॉस्ट। एनर्जी मल्टीप्लाई बाय सेंट जो इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें 0.07, आपके पास टोटल जो है वो 504 डॉलर एक साल में कंज्यूम होंगे। सो नाउ वी हैव द एग्जांपल 2.14 द मोशन ऑफ अ स्टील बॉल इन एन हेमिस्फीयर बाउल ऑफ रेडियस h शोन इन फिगर। एक आपके पास जो है वो हेमिस्फीयर बाउल है, हेमिस्फीयर मीन हाफ जो है उसका स्फीयर है। सो आप जो है पॉइंट ए से इसको रिलीज करते हैं, पॉइंट T2 तक वो जाता है। द बॉल इज इनिशियली हेल्ड एट हाईएस्ट लोकेशन एट पॉइंट ए, देन इट इज रिलीज्ड। ऑब्टेन रिलेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉल। हमें रिलेशन फाइंड करना है जिससे हमें पता चल जाए कि जो इसके अंदर बॉल की एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। सो अगेन सिंपल फार्मूला, इन एनर्जी माइनस आउट एनर्जी इज इक्वल टू net change in the energy of the system. So input energy और output energy कौन सी है, सबसे पहले एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वो सिस्टम की है, उसको अपोज कर रही है फ्रिक्शन। सो आपके पास जो फ्रिक्शन की आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी एट पोजीशन 1 माइनस एट पोजीशन 2 प्लस, क्योंकि बॉल मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। सो आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 0.1। अब काइनेटिक एनर्जी v1 स्क्वायर बाय हाफ होती है, पोटेंशियल एनर्जी g इंटू जी होती है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, सो फाइनली आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा v स्क्वायर ओवर 2 प्लस g इंटू जी इज इक्वल टू c which is constant. Now we are moving towards the example number 2.15. So ये efficiency से related है। So आपके पास जो है वो आपने एक system given है, the efficiency of cooking appliance affect the internal heat gain from them since an inefficient appliance consumes a greater amount of energy for the same task, and the excess energy consumed show up as heat in the living space. The efficiency of open burner is determined by a 73% for electric unit and 38% for gas unit. Consider a 2 kilowatt electric burner, a location where the unit of cost of electricity and natural gas are this and this. To determine the rate of energy consumption by the burner. So सबसे पहले आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो उसको देखेंगे, जो कि रेट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज गिवन 73. So therefore a burner that consumes 2 watt of electricity will supply.
आपके पास जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कितना आएगा, एनर्जी इनपुट इनटू एफिशिएंसी। सो टोटल इतनी आपके पास एनर्जी आ जाएगी हीट की फॉर्म में। नेक्स्ट, कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इनपुट ओवर एफिशिएंसी। सो यहां से आपके पास जो कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट, आपके पास जो रेट ऑफ हीट इनपुट गैस के ऊपर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हीट ऑफ रेट जो कि कंज्यूम हो रहा है ओवर एफिशिएंसी। सो आप 1.46 को डिवाइड करेंगे 0.38 के साथ। सो ये आपके पास जो है वो ये आपके पास इनपुट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ जाएगा। सेकंड, कॉस्ट कितना फाइंड करेंगे आप, कॉस्ट आपके पास दिस वन एंड एफिशिएंसी दिस वन। सो इस तरीके से आपके पास जो है वो यहां से ये कॉस्ट आ जाएगी इसकी। सो नेक्स्ट वी हैव दिस वन, परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन जनरेटर। सो आपके पास क्या है जी, द वाटर इन अ लार्ज टैंक इज टू बी यूज्ड इन generate electricity by the installation of a hydraulic turbine generator at a location where the depth of the water is 50 मीटर। इस टरबाइन ने वाटर को वहां से खींचने, जो वाटर की डेप्थ जो है वो 50 मीटर है। वाटर इज टू बी सप्लाइड एट रेट ऑफ 50,000 किलोग्राम पर सेकेंड। मैस फ्लो रेट गिवन है। इफ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर इज measured to be 1862 kilowatt and the generator efficiency is 95%. ओवरऑल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन फाइंड करनी है, शाफ्ट पावर सप्लाइड बाय टरबाइन। सो सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी पर यूनिट मास इन पॉइंट पे माइनस एनर्जी पर यूनिट मास आउट पॉइंट पे, ये किसके इक्वल है जी, आपके पास फ्लो एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 9.81 इंटू हाइट दिस। ये उसने कन्वर्ट कर दिया है आपकी 1 किलो जूल पर केजी ओवर 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपके पास फाइनली जो है वो चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। सो नेक्स्ट वी हैव द चेंज इन rate of energy of fluid। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, mass flow rate into mechanical energy per unit mass at input stage minus mechanical energy input at output stage। so rate mass flow rate हमें given है, ये चीज हमने अभी ऊपर फाइंड की है 0.491। सो आपके पास जो है वो टोटल यहाँ से ये एनर्जी आ जाएगी। ओवरऑल एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी, आपके पास रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्कआउट ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो ये 0.76 आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव दी ओवरऑल एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। सो ओवरऑल एफिशिएंसी आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे टरबाइन जनरेटर की एफिशिएंसी को जनरेटर की एफिशिएंसी के साथ। सो ये 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव दी वर्क आउटपुट फ्रॉम द शाफ्ट, ये फाइंड करनी है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, टरबाइन की एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एनर्जी रेट ऑफ फ्लूइड। सो ये आपके पास 0.8 इंटू 24 55। सो ये आपके पास 1964 आ जाएगा। सो वी हैव द लास्ट एग्जांपल, कॉस्ट सेविंग्स एसोसिएटेड विद हाई एफिशिएंसी मोटर। So a 60 HP electric motor, a motor that delivers 60 HP of shaft power at full load, that has an efficiency of 89.0%, is worn out and to be replaced by a 93.2% efficient high efficiency motor. The motor operates this hours a year, taking the unit cost of electricity to be this one. Determine the amount of energy and amount saved as a result of installing the high efficiency motor instead of standard motor. Also determine the simple payback period if the purchase price of the standard and high efficiency motor are for $4520 plus and $5160। सो सबसे पहले
आपने क्या करना है, आपने ये आपके पास जो है वो फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले आपके पास जो वर्क है, रेट ऑफ वर्क, जो कि आप जो है वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, वो इक्वल है रेट ऑफ वर्क एट शाफ्ट ओवर एफिशिएंसी। सो ये आपके पास जो है वो रेटेड पावर इनटू लोड फैक्टर ओवर ईटा विच इज़ द एफिशिएंसी। डब्ल्यू डॉट जो कि इलेक्ट्रिकल है, उसकी एफिशिएंसी किसके इक्वल है, शाफ्ट ओवर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। सो आपके पास रेटेड पावर इनटू लोड फैक्टर। सो पावर सेविंग कितनी आएगी आपके पास, इलेक्ट्रिकल माइनस इलेक्ट्रिकल एफिशिएंट, पहले स्टैंडर्ड में कितनी थी माइनस एफिशिएंट में कितनी है। सो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। एनर्जी सेविंग क्या आएगी आपके पास, पावर सेविंग ऑपरेटिंग यूनिट्स। सो आपने पावर सेव कितनी की और जितने नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो कितने हैं, सो इतनी जो है वो आपके पास 29 किलोवाट आवर पर ईयर है। अब ये अगर आपने एनर्जी सेविंग कर ली, अब इस एनर्जी की कॉस्ट कितनी है, आप उसको जो है वो एक यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो ये आपके पास जो है वो टोटल आपके पास ईयर आ जाएगी। अब पे बैक पीरियड कितना है, सिंपली आप क्या करें, इनिशियल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें जितनी सेविंग्स हैं, सो आपके एक साल के अंदर आपकी जो है वो आपका जो है वो कॉस्ट है वो पे बैक हो जाएगी।